Welcome to Mindful Psychological Organization. I am Bushra Anwar, clinical psychologist at Mindful Organization. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द लिंक बिटवीन स्ट्रेस एंड हैंगर स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब हम टॉपिक की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द लिंक बिटवीन स्ट्रेस एंड हैंगर स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि इमोशन और हैंगर दोनों मतलब हैंगर और स्ट्रेस दोनों इमोशन है। हम देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं और कैसे हम इफेक्टिव स्ट्रेटजीज यूज़ करके इन पर कंट्रोल पा सकते हैं ताकि हमारी जो मेंटल और इमोशनल हेल्थ है उसको हम बेहतर बना सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस इज़ अ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू परसीव डिमांड और थ्रेट दैट एक्सीड वन एबिलिटीज टू कॉप। स्ट्रेस हमारे पास एक फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। ये तब होता है जब हमें कोई ऐसी सिचुएशन या थ्रेट महसूस होती है जो हमारी कॉपिंग एबिलिटी से ज़्यादा होती है। लाइक कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई या एक्सटर्नल डिमांड जो इन्वायरमेंट में आता है, एक इंडिविजुअल उसके अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इसको स्ट्रेस कहते हैं। अब स्ट्रेस को हैंसली ने 3 स्टेजेस में फॉर्मुलेट किया है। अकॉर्डिंग टू हैंसली 1956 स्ट्रेस अकर इन 3 स्टेजेस। हैंसली को फादर ऑफ स्ट्रेस भी कहा जाता है। हैंसली ने 3 स्टेजेस को फॉर्मुलेट किया जिसमें सबसे पहले अलार्म स्टेज आता है, फिर रेजिस्टेंट स्टेज आता है, फिर एग्जॉशन स्टेज आता है। अलार्म स्टेज हमारे पास क्या होता है? इमीडिएट रिएक्शन टू स्ट्रेसर। कोई भी मतलब जब आप किसी स्ट्रेसर का सामना करते हैं तो आपकी बॉडी इमीडिएट रिस्पॉन्ड देती है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई इंडिविजुअल स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। हमारी बॉडी में इस दौरान बहुत से फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और इस स्टेज में हमारी बॉडी 2 तरह से रिस्पॉन्ड करती है। या तो आप फाइट करें सिचुएशन से या आप फ्लाइट करें। लाइक या तो आप सिचुएशन से लड़े या आप सिचुएशन से भाग जाए। इसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेज क्या आता है? रेजिस्टेंस स्टेज। बॉडी ट्राइज टू अडेप्ट बट स्ट्रेस कंटिन्यूज। मतलब ये है कि रेजिस्टेंट स्टेज में एक इंडिविजुअल जो होता है किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को रेजिस्ट करता है रिसोर्सेज को यूज़ करके। इस स्टेज में हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल चेंजेस नॉर्मल लेवल में आ जाते हैं। जिस तरह अलार्म स्टेज में हमने बात की वहाँ हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, लेकिन रेजिस्टेंट स्टेज में हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? किसी भी स्ट्रेस या डेंजर्स के दौरान हमारी बॉडी को एक्टिवेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और इस दौरान जो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जैसे हार्ट बीट का इंक्रीज होना, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना, लेकिन रेजिस्टेंट स्टेज में इसके बरअक्स होता है। रेजिस्टेंट स्टेज में हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है जो कि हमारी बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए होते हैं उसको नॉर्मल लेवल में ले आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसमें हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके ही उस सिचुएशन को रेजिस्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास एग्जॉशन स्टेज आता है। एग्जॉशन स्टेज क्या होता है? क्रॉनिक स्ट्रेस लीड टू बर्नआउट एंड डिटोरिएशन इन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। इट्स मीन के इस स्टेज में जब स्ट्रेस प्रोलॉन्ग चल रहा हो तो हमारी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है और जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे एनर्जी, टाइम, ये ख़त्म हो जाते हैं और इस स्टेज में हमारे बॉडी पे बहुत सी सीरियस प्रॉब्लम इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे जिसमें टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है। हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में एक्यूट स्ट्रेस आता है। एक्यूट स्ट्रेस क्या होता है? अकर इन रिस्पॉन्ड टू इमीडिएट शॉर्ट टर्म प्रेशर। एक्यूट स्ट्रेस जो होता है ये शॉर्ट टर्म ब्रीफ होता है और शॉर्ट टर्म होता है और बहुत कम टाइम के लिए होता है। जैसे कि ये एक्यूट स्ट्रेस का असर जो है ना बहुत जल्दी महसूस होता है। जैसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी या किसी अचानक मुश्किल का सामना जब हम करते हैं तो हमें एक्यूट स्ट्रेस फील होता है। इसका असर अक्सर पॉजिटिव भी होता है जैसे कि मोटिवेशन देना या किसी चैलेंज को फेस करने की एनर्जी भी हमें एक्यूट स्ट्रेस देता है। इसके बाद हमारे पास क्रॉनिक स्ट्रेस आता है। क्रॉनिक स्ट्रेस क्या है? लॉन्ग टर्म स्ट्रेस caused by ongoing demands or difficult situation.
क्रॉनिक स्ट्रेस जो हमारे पास होता है ये ऑन गोइंग इवेंट से होता है और लॉन्ग टर्म तक चलता है। अक्सर ऐसी सिचुएशन से होता है जो मुसलसल परेशानी का सबब बनते हैं, जैसे कि अक्सर, और इसका असर जो है ना अक्सर जिस्म और ज़हन दोनों पर होता है, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन या हेल्थ इशू अराइज हो सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसे हम ले सकते हैं, अगर आप किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या रिलेशनशिप इशू से गुजर रहे होते तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस का सबब बन सकते हैं। फिर उसके बाद है यूज स्ट्रेस। यूज स्ट्रेस क्या होता है? पॉजिटिव स्ट्रेस दैट कैन मोटिवेट एंड एनहांस परफॉर्मेंस। यूज स्ट्रेस हमारे पास एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है जो हमें मोटिवेट करता है और हमें बेहतर परफॉर्म करने के लिए तैयार करता है। जैसे कि अगर आप किसी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको फोकस्ड और एनर्जेटिक बनाता है ताकि आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सके। इसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस नेगेटिव स्ट्रेस दैट ओवरवेल्म एंड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। डिस्ट्रेस हमारे पास एक नेगेटिव स्ट्रेस है जो हमें ओवरवेल्म कर देता है और हमें प्रोडक्टिव नहीं होने देता। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप किसी जॉब से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये आपको मेंटली थका देता है और आपकी हेल्थ पर भी असर डाल सकता है, तो इसको डिस्ट्रेस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास कॉजेज ऑफ स्ट्रेस आता है वर्क pressure and workload. High workload, unrealistic deadlines, and constant demands lead to chronic stress due to the feeling of being overwhelmed. मतलब ये कि जब आपके पास काम बहुत ज़्यादा हो या डेडलाइन इतनी टाइट हो कि आपको टाइम नहीं मिलता है तो आपको स्ट्रेस महसूस होता है। जैसे कि अगर एक टीचर है जो बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव काम और डेडलाइन से गुजर रही हो, वो स्ट्रेस महसूस करेगी और इससे उसकी फ्रस्ट्रेशन और इरिटेबिलिटी इंक्रीज या बढ़ सकती है। उसके बाद हमारे पास आता है फाइनेंशियल इशू एंड इनसिक्योरिटी। अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग फाइनेंस, डेबिट्स और जॉब स्टेबिलिटी कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेस बाय इंक्रीजिंग फियर एंड वरी अबाउट सर्वाइवर। मतलब ये कि जब आपको पैसे की कमी हो या जॉब चले जाने का डर हो तो आप ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर आपको फिक्र हो कि आप बिल नहीं अदा कर पाएंगे या जॉब चला जाएगा तो ये आप के स्ट्रेस के लेवल को और बढ़ा देता है, क्योंकि जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप बिल कैसे पे कर पाओगे। और उसके बाद फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। पोर कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट विद इन पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैन क्रिएट स्ट्रेस। मतलब ये कि जब आपके रिश्ते में बेहतर बातचीत नहीं होती या कुछ गलतफहमियां होती है तो इससे भी स्ट्रेस होता है। जैसे अगर आप अपने घर वालों या दोस्तों के साथ किसी बात पर झगड़ा करते हैं तो ये आपके लिए एक इमोशनल तकलीफ का सबब बनता है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस फील करते हैं। उसके बाद ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन एंड अनमेट गोल, सेटिंग अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड एंड फेलिंग टू मीट देम काज फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट, इंक्रीजिंग स्ट्रेस। मतलब ये कि जब आप अपने लिए अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट करते हैं और उन्हें पूरा नहीं कर पाते तो ये फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट का सबब बनता है जो स्ट्रेस को बढ़ा देता है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स हर काम में परफेक्शन की उम्मीद रखता है और वो नहीं कर पाता तो वो स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेगा। उसके बाद हमारे पास सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस आता है। सबसे पहले फिजिकल सिम्टम्स में क्या होता है? हेडेक्स, मसल टेंशन, फटीग, स्लीप डिस्टर्बेंस। उसके बाद इमोशनल सिम्टम में आएगा इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, परेशानी, मूड स्विंग, जैसे आपका मूड बदलता रहता है, कभी आप खुश होते हैं कभी आप खफा होते हैं। डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, आप मुश्किल से फोकस कर पाएंगे, मतलब आपका जो कंसंट्रेशन होता है, ध्यान होता है, उसमें आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिहेवियरल सिम्टम में क्या होता है? इंक्रीज अब्सेंटिज्म, पुअर डिसीजन मेकिंग, सोशल विड्रॉल, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। मतलब ये कि आप गैर हाजिर होने लग जाते हैं काम से, पुअर डिसीजन मेकिंग, आप बेहतर फैसले नहीं ले पाते लोगों से, सोशल विड्रॉल, आप लोगों से दूरी बना लेते हो। और डिक्रीज प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि आपका काम जो है ना वो प्रोडक्टिव नहीं रह पाता, मतलब आप चीज़ों को प्रोडक्टिव वे में नहीं कर पाते। उसके बाद हमारे पास आता है हैंगर। हैंगर इज एन इमोशनल रिस्पॉन्स टू परसीव थ्रेट, फ्रस्ट्रेशन और ब्लॉक और ऑफन ट्रिगर बाय अनरिजॉल्व स्ट्रेस। According to Leonard 1969, anger arises when individuals feel that their needs or goal are obstructed or when they perceive an injustice. मतलब ये है कि गुस्सा एक जज्बात है जो तब होता है जब हम किसी चीज़ से ख़ुद को ख़तरे में महसूस करते हैं या जब हमें कोई परेशानी होती है या हमारी कोई ज़रूरत या गोल रुक जाती है, तब हम गुस्से में
आते हैं। लियोनार्ड के हिसाब से गुस्सा तब होता है जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी ज़रूरतें या गोल किसी वजह से नहीं हो पा रहे हैं, या जब उन्हें लगता है कि उनके साथ कहीं न कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है, तो इस सिचुएशन में एक इंडिविजुअल गुस्से में आ जाता है। मिसाल के तौर पर अ स्टूडेंट हू फेल टू मीट हाई सेल्फ सेट एकेडमिक गोल may गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड हैंग्री। मतलब ये कि एक स्टूडेंट जो अपने लिए कुछ मुश्किल एकेडमिक गोल सेट करता है, लेकिन जब वो उन्हें नहीं पूरा कर पाता तो वो फ्रस्ट्रेट और गुस्से में आ जाता है। ये गुस्सा उसकी परेशानी का निशान है, क्योंकि वो अपने आप को किसी वजह से रुकता हुआ महसूस करता है, जिसकी वजह से वो गुस्से को इख्तियार करता है। इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ हैंगर आता है। नॉर्मल हैंगर, पैसिव एग्रेसिव हैंगर, एक्सप्लोसिव हैंगर। नॉर्मल हैंगर हमारे पास क्या होता है? अनैचुरल हेल्दी रिस्पॉन्स टू फ्रस्ट्रेशन और परसीव इनजस्टिस। ये एक नेचुरल और हेल्दी रिस्पॉन्स है जो फ्रस्ट्रेशन या महसूस की गई नाइंसाफ़ी पर होता है। ये अक्सर छोटी छोटी बातों पर होता है, जैसे किसी से छोटे से झगड़े पर परेशान होना। इस टाइप का गुस्सा आपको अपनी जज्बात को समझने और उन्हें ठीक तरीके से इजहार करने में मदद करता है। उसके बाद पैसिव एग्रेसिव हैंगर एक्सप्रेस इनडायरेक्टली थ्रू साइलेंस और रिसेंटमेंट रादर देन ओपनली कन्फ्रंटिंग द इशू। इस टाइप का गुस्सा इनडायरेक्टली ज़ाहिर होता है। लोग इसमें खामोशी या नफरत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मसले का सीधा सामना नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपको गुस्सा दिलाता है और आप उससे बात नहीं करते, बल्कि उसकी तरफ से खामोश रहने को ज़्यादा मुनासिब समझते, इससे क्या होता है, मसला और बढ़ जाते बजाय ये कि उससे आप रिजॉल्व कर दे, मतलब उस मसले को आप सॉल्व कर दे। लेकिन जब आप खामोशी इख्तियार करते तो चीज़ें और पेचीदा होने लग जाती है। एक्सप्लोसिव हैंगर हमारे पास क्या होता है? इंटेंस सडन एंड अनकंट्रोलेबल आउटबर्स्ट ऑफ रेज। मतलब ये कि ये गुस्सा बेकंट्रोल होता है और अचानक से आता है। इसमें लोग अक्सर ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, जैसे चीखना या चिल्लाना। ये छोटी सी गलती या तकलीफ पर भी हो सकती है, जिसे लोग समझ नहीं पाते और इससे उनके रिश्ते पर बुरा असर होता है। इसके बाद हमारे पास कॉजेज ऑफ हैंगर आता है। ब्लॉक्ड गोल एंड फ्रस्ट्रेशन। When goal or need are blocked or unmet, frustration build up leading to hanger। मतलब कि जब हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, जैसे अच्छे नंबर लेना, लेकिन नहीं कर पाते तो गुस्सा आता है। जैसे अगर कोई दिन रात पढ़ता है लेकिन एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते, तो वो सोचता है कि उसकी मेहनत बेकार गई। उसके बाद परसीव इनजस्टिस एंड फेयरनेस। फीलिंग अनफेयरली ट्रीटेड और डिप्रिवेट ऑफ समथिंग कंट्रीब्यूट टू फीलिंग ऑफ एंगर। मतलब ये जब हम सोचते हैं कि कोई चीज़ अनफेयर है तो गुस्सा आता है। जैसे अगर कोई किसी दोस्त को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है एज़ कम्पेयर टू अस, तो हमें गुस्सा आ सकता है। इसके बाद है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन रिलेशनशिप रिजल्ट इन हैंगर। ये तब होता है जब दोस्तों या कुलीग्स के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अक्सर अगर किसी बात को गलत समझा जाए तो वो गुस्से का सबब बन सकता है। Lack of control and autonomy, feeling powerless or out of control increase frustration leading to anger। जब हमें लगता है कि हमारे पास कंट्रोल नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन होती है। जैसे अगर कोई बॉस बार बार हमें बताता रहे कि क्या करना है, तो हमें गुस्सा आता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद हमारे पास आता है सिम्टम्स ऑफ हैंगर। फिजिकल सिम्टम इंक्रीज हार्ट रेट, रैपिड ब्रीथिंग, मसल टेंशन, स्वेटिंग, इंक्रीज अलर्टनेस। मतलब इंक्रीज हार्ट रेट के दिल की धड़कन का तेज़ी से बढ़ना, और रैपिड ब्रीथिंग, जल्दी सांस लेना, और मसल्स टेंशन, मतलब ये कि जोड़ों में तनाव, स्वेटिंग, पसीना, इंक्रीज अलर्टनेस, जो हमारा अलर्टनेस है वो और बढ़ जाता है। इमोशनल सिम्टम में फ्रस्ट्रेशन आता है, मतलब कि परेशानी, इरिटेबिलिटी, मतलब कि चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग, वही बात सेट, और हैप्पी इम्पल्सिवनेस, मतलब ये कि बिना सोचे समझे आप कुछ भी फैसला कर लेते हो या रिएक्ट कर लेते हो। फीलिंग थ्रेटन, आपको ख़तरा महसूस होने लग जाता है। बिहेवियरल सिम्टम में आप एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं, मतलब एग्रेसिव बर्ताव करते हैं। वर्बल आउटबर्स्ट, मतलब ये कि आप वर्बल एब्यूसिंग वर्ड का यूज़ करते हैं। इम्पैशंट, आप बेसब्रे हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट विद अदर, दूसरों के साथ आप झगड़े पर आ जाते हैं। लाइक ये बिहेवियर सिम्टम में आते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है
دی لنک بٹوین اسٹریس اینڈ ہینگر کے مطلب ہینگر اور اسٹریس کے درمیان کنیکشن کیا ہے. کنیکشن بٹوین اسٹریس اینڈ ہینگر آر کلوزلی لنک. prolonged exposure to stress lead to emotional exhaustion and heightened irritability. Cortisol, the stress hormone, is released in response to stress, triggering physical and emotional response like hunger. مطلب یہ کہ اسٹریس اور غصے کے درمیان گہرا تعلق ہے. جب انسان لمبے عرصے تک اسٹریس کا شکار ہوتا ہے تو یہ ان کی ایموشنل ہیلتھ پر اثر ڈالتا ہے جس سے وہ زیادہ ایریٹیٹ اور غصے میں آ سکتا ہے. اسٹریس کے وقت کورٹیسول نام کا ہارمون ہوتا ہے جو ہمارے باڈی میں ریلیز ہوتا ہے جو کہ فزیکل اور ایموشنل رسپانس کو ٹریگر کرتا ہے جس میں غصہ بھی شامل ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کا کام کا اسٹریس زیادہ ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ایریٹیٹ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک کیس اسٹڈی ہے. علیزہ کالج اسٹوڈنٹ بیلنسنگ کورس ورک a part-time job and family responsibilities and controlled breathing to calm the mind and reduce emotional reactivity. He struggled with fatigue, sleep disturbance and difficulty concentrating, has frustration grow due to unmet expectation from family and his job leading to irritability and verbal outbursts. Stress triggers anger which exacerbates the overall feeling of being overwhelmed, creating a cycle of stress and anger. مطلب physical activities, exercise, college student ہے جو اپنے کورس ورک پارٹ ٹائم جاب اور فیملی رسپانسبلٹی اسٹریس میں ہر دن آپ کا موڈ بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس سے آپ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غصہ ہو جاتا ہے. ایک دن جب اس کا کم کرتا ہے جب اسائنمنٹ ٹائملی نہیں ہو پاتا ہماری باڈی غصہ باہر آ جاتا ہے جو کہ وہ اپنے گھر والوں پہ چلا کر نکال دیتا ہے. بعد میں اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ جو غصہ جیسے واکنگ یوگا یا فرسٹریشن کا نتیجہ تھا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسی طرح بعد میں اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اسٹریس اور غصے کو بہتر طریقے سے اگر سنبھالے تو وہ اپنے چیلنجز کو بہتر سمجھ سکے گا. یہ ریئلائزیشن اس کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بن جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے اسٹریٹجیز ٹو مینیج اسٹریس اینڈ ہینگر. سب سے پہلے ریکاگنائز ٹریگر, آئیڈینٹیفائی سچویشن کنٹریبیوٹنگ ٹو اسٹریس اینڈ ہینگر لائک ورک اوور لوڈ اور انٹرپرسنل کانفلکٹ. مطلب یہ کہ پہلے یہ جان لو کہ آپ کو کس وجہ سے غصہ یا اسٹریس ہوتا ہے. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے کام کا زیادہ بوجھ, ڈیڈ لائن کی وجہ سے پریشانی یا دوستوں یا فیملی کے ساتھ جھگڑا. جب آپ ان سچویشن کو پہچان لیتے ہیں تو آپ انہیں بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ, مائنڈفلنس اینڈ ڈیپ بریتھنگ. پریکٹس مائنڈفلنس اینڈ کنٹرول بریتھنگ ٹو کام دی مائنڈ اینڈ ریڈیوس ایموشنل ریئیکٹیویٹی. مطلب یہ ہے کہ مائنڈفلنس کا مطلب ہے کہ اپنے خیالوں اور جذباتوں پر دھیان دینا. آپ کچھ وقت نکال کر گہری سانس لے سکتے ہیں. جب آپ گہری سانس لیتے ہیں تو آپ کا دماغ ریلیکس ہوتا ہے اور آپ کو اپنے جذباتوں پر کنٹرول ملتا ہے. یہ آپ کو غصے اور اسٹریس سے دور رکھتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے فزیکل ایکٹیویٹیز, ایکسرسائز ریڈیوس کورٹیسول لیول, امپروو موڈس اینڈ ریلیز ٹینشن. مطلب یہ کہ ورزش کرنے سے آپ کا موڈ بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس سے آپ کا باڈی اسٹریس ہارمون کورٹیسول کو کم کرتا ہے. جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہماری باڈی اینڈورفن نام کا ہارمون ریلیز کرتا ہے جو ہمیں خوش اور ریلیکس محسوس کراتا ہے. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں جیسے واکنگ, یوگا یا کسی اسپورٹس میں حصہ لینا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اسٹریس سے دور فیل کرتے ہو. اس کے بعد ہمارے پاس 4 پوائنٹ آتا ہے, ٹائم مینجمنٹ, پرائیورٹائز ٹاسک اینڈ سیٹ ریئلسٹک گول ٹو پریونٹ فیلنگ اوور ویلمڈ. مطلب یہ کہ آپ اپنے کاموں کو پرائیورٹی دو اور ریئلسٹک گول سیٹ کرو. اس سے آپ کو کام کا زیادہ بوجھ محسوس نہیں ہوگا اور آپ ٹائم پر سب کچھ کر پاؤ گے. جب آپ اچھے سے پلان کرتے ہو تو آپ اسٹریس اور غصے سے بچ سکتے ہو. ہیلدی کمیونیکیشن, یوز assertive communication to express need and reduce misunderstanding leading to anger. مطلب یہ کہ آپ اپنے جذبات اور ضرورتیں اچھے سے بیان کرو. جب آپ assertive communication استعمال کرتے ہو مطلب پر اعتماد ہو کے بات کرتے ہو تو آپ اپنی باتیں صاف رکھتے ہیں جس سے مس انڈرسٹینڈنگ کم ہوتی ہے. یہ آپ کو غصے سے دور رکھتا ہے. Seek support, talking to friends, family اور professional help alleviate stress and manage anger. مطلب یہ کہ آپ اپنے دوستوں, فیملی یا پروفیشنل سے بات کریں. اس سے آپ کو اسٹریس سے نکلنے میں مدد ہوتی ہے. جب آپ اپنے جذبات شیئر کرتے ہیں تو آپ کو سپورٹ ملتا ہے اور آپ اکیلا محسوس نہیں کرتے. سیلف اویئرنیس, ریکاگنائز پرسنل ٹریگر ٹو اڈاپٹ ہیلدیئر کوپنگ اسٹریٹجیز. مطلب یہ کہ اپنے پرسنل ٹریگر کو پہچانو, یعنی وہ چیزیں جو آپ کو غصہ دلاتی ہے جب آپ انہیں سمجھ لیتے ہیں تو آپ ہیلدی کوپنگ اسٹریٹجیز اپنا سکتے ہیں جیسے ریلیکسیشن ٹیکنیکس یا پازیٹیو تھنکنگ. آئی ہوپ کہ آپ نے اس ٹاپک سے کافی لرن کیا ہوگا. اسی طرح ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہے اگلے ویڈیو کے لیے. اللہ حافظ.